ओके तो स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम फिजिक्स के कुछ पोर्शंस को कवर करने जा रहे हैं विच आर गोइंग टू हेल्प जेई एस्पिरेंट्स है ना, या फिर नीट के जो एस्पिरेंट्स है अबाउट द फिजिक्स. दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम. So we have started doing certain questions problems on certain topics of physics. Specifically we are doing or dealing with mechanics right now. और हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इरोडोव के, एच.सी. वर्मा के, डी.सी. पांडे को भी हम ला नहीं पाए हैं. मतलब डी.सी. पांडे बुक जो है वी अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू डू एनी क्वेश्चन ऑफ दैट. सो जल्दी ही करेंगे, ठीक है. सो टॉपिक ऑफ द टुडे टिल नाउ वी हैव वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन, हम पढ़ चुके हैं मोशन इन अ प्लेन, और हम पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेट्रा, है ना, motion in a straight line वगैरह. Now our main focus will be to cover the topic which is called friction. ठीक है, what friction actually is. ठीक है, आज हम friction पढ़ने वाले हैं. ठीक है, friction देखिए ये जो लेक्चर रहेगा it will not be a theoretical lecture. ठीक है, मतलब मेरे लेक्चर्स theoretical नहीं होते हैं. I want to solve the problems basically, है ना. तो मेंस में भी आप बैठते हैं तो आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, आपको आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए. सो कॉन्सेप्ट्स विल बी टॉट हियर. ओके, सो फ्रिक्शन बता देते हैं. फ्रिक्शन बताने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वी आर ड्रॉपिंग दिस लेक्चर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है, हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन से आपका ये जो रहेगा लॉज ऑफ मोशन प्री रिक्विजिट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो जिसने लॉज ऑफ मोशन की मेरी सीरीज मतलब वीडियो नहीं देखी है, दे कैन वॉच आउट दैट वीडियो. आई शैल पुट, मैं एक कार्ड लगा दूंगा यहाँ पर, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी. नाउ अब अगर इस प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना, मैं आपको एक बार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फटाफट बता देता हूँ कि होता क्या है. ठीक है, इमीडिएटली. सो देखिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको एक बात बताई गई थी कि कोई भी बॉडी, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है, कोई भी बॉडी तब तक मोशन में रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी, ठीक है, या फिर किसी भी बॉडी के अंदर चेंजेस जब तक नहीं आएंगे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्स दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है. यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जहां पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी. यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये तो आपका था फर्स्ट लॉ, इसको आप इनर्शिया भी बोलते हैं. ठीक है, सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लॉ कहता है आपका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज d अपॉन dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, जहां पर आप मोमेंटम की वैल्यू क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज योर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है इसको. ठीक है, यहीं से आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी निकाल लेते हो. ठीक है, अगर आपका ये जो है ना, अगर आप देख लेते हैं कि एफ नेट किसी भी ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि डी पी अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना. जीरो होने का मतलब ये है कि फोर्स जीरो है ना. तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, अगर ये टोटल फोर्स किसी पे एक्ट नहीं कर रहा है, एम्प्लाइज डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि P1 P2 आप ये कह सकते हैं P1, या फिर मैं सीधा कह सकता हूँ कि मोमेंटम जो है किसी बॉडी का वो कंजर्व रहेगा. अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम वर्क एनर्जी एंड पावर में डिस्कस करेंगे. सो लीव इट हियर ओनली, है ना, इसको यहीं छोड़ दीजिए. ठीक है, फिर थर्ड आपने पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए. ठीक है, जो फोर्स ए लगा रहा है बी पर वही फोर्स बी लगा रहा होगा ए पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है. ये तीन चीज क्लियर हो गई. इसके बाद हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था. फ्री बॉडी डायग्राम हमने क्या पढ़ा था, एफबीडी में, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम में आपने ये पढ़ा था कि आपको सबसे पहले एक ब्लॉक लेना है. ठीक है, इस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं
उन सभी फोर्सेस को, मैं इसको F1 लिख देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा, है ना। उन सभी फोर्सेस को आपको सबसे पहले तो शो कर देना, जो भी फोर्स इस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जितने फोर्स मिले आपने उन सबको लिख दिया। मेक श्योर दैट देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वंस दैट इज डन, फाइंड आउट द पॉसिबल लाइन ऑफ मोशन। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस वाले केस में लाइन ऑफ मोशन जो रहेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है, या तो आगे या तो पीछे। तो आप किसी एक डायरेक्शन में या तो आगे या तो पीछे एक्सेलरेशन ए मान लीजिए। आपने जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है उस डायरेक्शन के सभी फोर्सेस उसी डायरेक्शन के या तो सारे फोर्सेस पैरेलल होने चाहिए या तो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इट इज योर ड्यूटी टू रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन दीज डायरेक्शंस, ठीक है। आपको इन सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करके ऐसे लिखना है, ठीक है। तो जो भी एंगल बन रहा होगा, मान लीजिए आपका यहाँ पर अल्फा बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये बीटा बन रहा है, मान लीजिए आपका ये यहाँ पर गामा बन रहा है, और ये आपका यहाँ पर, ये तो आपका यहीं पर है, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं आप। अगर मैं F2 की बात करता हूँ, आप इसको लिखेंगे F2 cos अल्फा, है ना, cos अल्फा। यहाँ पर आ जाएगा F2 sin अल्फा, ठीक है। ऐसे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में जो फोर्स आ रहे हैं उनको, उनका नेट सम निकालना है, और हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स आ रहे हैं आप इसको ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू वर्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक है। और फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, इसको आप लिख सकते हो पार्डन सॉरी, ओके माफ कीजिएगा, ठीक है। आप इसको ए हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा एक और क्वांटिटी होती है इम्पल्स, ठीक है। जब बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करता है, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। और इस इम्पल्स को हम निकालते कैसे हैं, फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, डेल्टा टी, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे तो इम्पल्स क्या लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। एफ की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। बिकॉज एक्सेलरेशन की यही वैल्यू होती है, इसको आप फिर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, आपका ये बन जाएगा आपका डेल्टा पी, ठीक है। सो अक्सर इम्पल्स जो होता है वो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन, हैंड राइटिंग बहुत खराब है यार मेरी, ठीक है। फ्रिक्शन का डिस्कशन करना है हमें। फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन वैसे कहा जाता है कि दो टाइप के होते हैं, मेजरली काम एक ही टाइप का आता है। एक आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा आपका होता है क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पर क्या होता है, कई बार आप देखते हैं ना कि आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं, एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, बट ये ब्लॉक हिल नहीं रहा है। फिर जब वो उस अमाउंट से ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं, मतलब एक थ्रेशोल्ड जो होता है उसको आप पार कर लेते हैं, तब ये ब्लॉक जो है फाइनली मूव करना शुरू होता है।
तो आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक इस पे नेट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या नहीं रहेगा, फिर नेट फोर्स नॉन जीरो नहीं हो जाता, तब तक ये बॉडी ना तो एक्सेलरेट करेगी, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगी, यानी कि रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। अब रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि हाँ, कि अभी जैसे आपने फोर्स यहाँ पर मान लीजिए 10 न्यूटन का अप्लाई किया और ये बॉडी मूव नहीं करी, यहाँ पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी मूव नहीं करी, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन का, उसको बैलेंस करने के लिए बैक डायरेक्शन में, ठीक है, 10 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन लग रहा है, दिस 10 न्यूटन इज इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके कहा जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की धारणा को लेते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप इसको इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फोर्स की डायरेक्शन, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसका नेट निकालो, नेट निकालने के बाद उसकी अपोजिट में कर दीजिए, ठीक है, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। नाउ ये किसी काम में नहीं आता, मतलब जनरली ये किसी काम में नहीं आता, इसके अलावा आपका जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, या फिर जब कोई बॉडी मूव कर रही है, तब जो उस फोर्स उस बॉडी को रोकने के लिए, इस बॉडी को जो रोकने के लिए फोर्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, एफके से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। और बस इतना ही होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर इसके बारे में लिखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कुछ इसके बारे में लिखनी है, तो इट इज ऑलवेज, मैं इसमें बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, या फिर अपोज द मोशन, इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, अपोजेस, जो भी स्पेलिंग होती है अपोजेस की, अपोज आएगा, अपोजेस आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, अपोजेस द मोशन, यानी कि in the opposite direction of opposite direction of velocity vector, जिस भी डायरेक्शन में आपका जो बॉडी है वो मूव कर रही है, वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट लगेगा। एक ही पॉइंट है ये, मैंने 3 तरीके से बोला है इसको क्योंकि ये 3 गुना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक से ज्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको जब हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता है, एक टाइम पर जाकर के ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, हल्का से ज्यादा होता है। ये जो आपका वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, खत्म, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया फ्रिक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। अब एक आपका आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज। फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन बाय द वे थोड़ा सा और, ठीक है, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अगर बॉडी टच नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉडी टच नहीं कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन in around
ट्रिप इज नॉट जीरो। हर बार जीरो नहीं होता है एक राउंड ट्रिप में, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसमें वर्क डन अराउंड ट्रिप जीरो होता है, ठीक है। मच्छर बहुत हो रहा है बॉस। नाउ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया कि पैरेलल होता है नॉर्मल फोर्स के ना, मतलब पैरेलल नहीं, मतलब वो होता है। तो फ्रिक्शन की जब आप वैल्यू लिखते हो तो आप लिखते हो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। म्यू आप चाहो तो काइनेटिक भी लिख सकते हो, इनटू रिएक्शन, ठीक है। आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर म्यू की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू जो है, म्यू की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। म्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। ओ मेरे भगवान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, नया टॉपिक कैसे का एक सब पार्ट है। लास्ट में 2 क्वेश्चन कर लेंगे, इसके ऊपर 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आपका काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, और फिर हम दोनों जय माता दी कह देंगे, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो अक्सर इसको ऐसा एंगल कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए कि एक प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा। अब आपने क्या करा, इस प्लेन को धीरे धीरे उठाना शिफ्ट किया है ना। आप इस प्लेन को ऐसे ऐसे करके ऊपर उठा रहे हैं, तो एक ऐसा एंगल जहां तक ये रेजिस्ट कर पाएगा, बट एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर ये ब्लॉक है वो फिसल करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो एंगल जिस पर ये फिसल करके नीचे गिरना शुरू हो जाए, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। दिस एंगल विल बी कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। नाउ देख लेंगे वो एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकाला जाता है। इसका ज्योमेट्रिकल अगर आप कभी वो करना चाहते हैं तो आप ये करेंगे, मतलब वैसे देखेंगे ट्रायंगुलर वगैरह शेप में आकर के, है ना। आपने बनाया एक ये, आपने बनाया एक ये, ठीक है। ये ऊपर आपका लगा नॉर्मल रिएक्शन से आर, आपका यहां पर पीछे लगा एक फ्रिक्शनल फोर्स, मान लीजिए इतना लग गया, ठीक है। इसको आपने कह दिया फ्रिक्शन फोर्स। ये अब इसका रिजल्टेंट अगर आप लेना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे ही तो आएगा, है ना। तो यहां पर आप एक बनाएंगे रिजल्टेंट, ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इसको नॉर्मल कह देता हूं मैं, इसको कह देता हूं एन, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं रिजल्टेंट, है ना। जो भी है इसको मैं आर कह देता हूं, ठीक है, आर, ठीक है। तो अब आपको अगर टेन थीटा निकालना है तो आप क्या कहेंगे, टेन थीटा सिंपली इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ के अपॉन एन, दैट इज म्यू के। आप लिख सकते हैं म्यू के डिवाइडेड बाय एन, तो यहां से आपके पास बचेगा म्यू के, ठीक है। इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू के, ठीक है।
इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंगल ऑफ रिपोज आप वैसे भी निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक को उठा रहे, उठते उठते उठ ही गया ब्लॉक और सरकने ही लग गई चीजें। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, आपके पास ये प्लेन था, ठीक है, ये जो एंगल है वो आपका थीटा है, यहाँ पर आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि जिसका मास मान लीजिए m है, नीचे आपका फोर्स लग रहा होगा mg, इसका पूर्णतः प्रयास है नीचे सरकने का, तो फ्रिक्शन आपका लगेगा ऊपर की तरफ, जो लगेगा वो कितना हो जाएगा Fk। नॉर्मल लग रहा होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आपका रहेगा n, ठीक है। ये कॉमन सी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, अब इसको आपको करना है रिजॉल्व, तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे, अंदर की तरफ आपके पास क्या आ जाएगा mg cos थीटा, इस तरफ क्या आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब आपको निकालना है कि भाई ऐसा फोर्स जहां पर ये चीज सरकना शुरू कर जाए, तो आप सीधा लिखेंगे एक्सेलरेशन इसकी इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे, ये आपका a होना चाहिए जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0 प्लस, है ना, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या लिखेंगे mg sin थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, है ना, आप यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा आ गया आपका, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, ये कहां से आया म्यू के n माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर क्योंकि ये 0 प्लस है इसलिए मैं इसको 0 भी कह सकता हूँ, क्योंकि जस्ट ऊपर होने की बात करें इसलिए मैं इसको 0 प्लस कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू के mg cos थीटा, mg से आपका mg कट जाएगा, आपके पास आएगा sin अपॉन cos थीटा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा, जो हम पहले भी बोल रहे थे, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका जो है फ्रिक्शन पढ़ने वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। कई बार रोलिंग फ्रिक्शन का जिक्र हो जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज होती है, रोलिंग फ्रिक्शन है ना, एक बार रोलिंग फ्रिक्शन बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे किया जाता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, करना क्या इसमें है, तो देखिए आपके पास क्या होता है कि अक्सर आपने देखा कि एक ब्लॉक है, अलमारी मान लीजिए, शेल्फ मान लीजिए, इसको मूव करना बड़ा मुश्किल है, आप इसको सीधा मूव करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या करते हो, नीचे आपके व्हील, आप इसके नीचे व्हील लगा देते हो ना, व्हील जब लगाते हो, किसी भी एक व्हील को हम लेकर के भी स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आप इसके नीचे व्हील लगा देते हो। तो अब क्या होता है कि फ्रिक्शन होता किस वजह से कि आपका सरफेस जो है वो रफ सरफेस है, ऐसे ऐसे, और दूसरा सरफेस जो है आपने जो चीज रखी है वो शायद ऐसे ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये आपस में टकराते हैं और इसको जाने नहीं देते, इसको मतलब कि थोड़ा सा आपको और पुश करना पड़ता है तो ओवरकम दिस फोर्स, है ना, तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन अपोज करता है। नाउ अब आप जब ये लगा देते हैं तो क्या होता है कि चीजें खिसक नहीं रही हैं, चीजें खिसक नहीं रही हैं, है ना, चीजें क्या हो रही हैं, चीजें रोल कर रही हैं, एक के ऊपर एक चले जा रही है। तो क्या करते हैं, पहिया आपने लगाया तो पहिया का ये वाला सरफेस, आप देखेंगे कि पहिया जब भी आपका ऐसे करके लगा होता है, ठीक है, ऐसे करके आपका अगर मान लीजिए, मैं गोल नहीं बना पाता चीजों को, अगर आपका पहिया ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, तो शुरुआत में क्या है, ये 0 डॉट यहाँ पर है इसका, फिर ये पहिया ऐसे मुड़ा, इसका 0 डॉट यहाँ पहुंच गया, मतलब ये डॉट जो है यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर आपने देखा कि इसका ये डॉट यहाँ पहुंच गया। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये पहिया घूम रहा है, ये खिसक नहीं रहा है, फिसल नहीं रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आपका कम होता है, ठीक है। तो एक तो क्योंकि ये रोलिंग हो रही है इसलिए आपका फ्रिक्शन पहली बात कम हुआ,
दूसरी बात, अब ये और थोड़ा सा मजबूत रहे और ज्यादा देर तक टिके, तो आप क्या करते हैं, इसमें एक ये जो बाहर आपका पहिया है, इसके अंदर आप एक और छोटा सा पहिया डाल करके इसके अंदर बॉल डाल देते हैं। तो जिससे क्या करता है, अंदर बाहर दोनों की चीजें जो है आपकी वो घूमने लगती है। ठीक है, दोनों रोल कर रहे होते हैं। ये आपकी जो बॉल्स है वो अंदर रोटेट करती है, मतलब घूमने शुरू करती है। तो दोनों चीज आपस में एक दूसरे के ऊपर घूम रही है, स्लिप कोई भी नहीं कर रही है। ठीक है, हमेशा कांटेक्ट में रहता है सरफेस, इसलिए आपका फ्रिक्शन बहुत कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। तो इसको यहाँ से आप मूव करते हैं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन भी डन हो गया। नाउ वी शैल बी परफॉर्मिंग सम, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बात मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए दो बॉडीज रखी हुई हैं, हो सकता है कि ये बात आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहे। ये आपके पास एक बॉडी है और ये आपके पास दूसरी बॉडी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ए और बी दो बॉडी है, अब आपने ए का डायग्राम बनाया, ए पर फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, ए पर मान लीजिए फ्रिक्शन लगा ऐसे। ठीक है, एक वैल्यू मान लीजिए फ्रिक्शन की एफ के ऐसे लगी। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है एफ के फ्रिक्शन, दिस फोर्स इज ऑफर्ड टू ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी। तो ये एक्शन है ऑन ब्लॉक ए बाय ब्लॉक बी, सो दिस ब्लॉक ए विल डू अ रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी। तो आपको पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ब्लॉक बी पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस बात को आप हमेशा कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं कही है मैंने, बहुत इजी बात है ये। ठीक है, फ्रिक्शन ब्लॉक बी के द्वारा ए पर लगाया जाने वाला फोर्स है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप एक्शन कहेंगे बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। क्योंकि ये एक्शन है, इसका एक रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। दिस रिएक्शन विल बी द फोर्स ऑफर्ड टू ब्लॉक बी बाय ब्लॉक ए। ठीक है, ऑन ब्लॉक बी बाय ब्लॉक ए। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चंस। हम दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे में अगर हम 10-10 मिनट के 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, ठीक है 21 वाला करते हैं, 21 कर लेते हैं, 27 कर लेते हैं और 31 कर लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। राणा ने विष दिया, मानो मृत दिया, मीरा सरिता में सागर नहाने लगी, वो तो गली गली शाम को गाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, कोई टोके नहीं। ठीक है, देखिए now we have a question something like this। ठीक है, it must be readable for me also, है ना। So a friction coefficient between the board and the floor shown in the figure 6-E7 is mu, यानी कि फ्रिक्शन बोर्ड और फ्लोर के बीच में है म्यू। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रूफ सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ठीक है, हमें छोटे क्वेश्चंस करने चाहिए थे क्या।
इस फिगर को ध्यान में रखिए, यही करने की कोशिश करते हैं क्या इसको सॉल्व एक, ठीक है या चलो मैं सबसे पहले आपका एक ये फिगर बना लेता हूँ कि फिगर बनेगा कैसे। ठीक है, आपके पास एक छोड़ो ना यार, सीधा ही शुरू करते हैं। आपके पास एक पुरुष है, एक नर है आपके पास, ठीक है। कलर अच्छा नहीं है, ये पिंक करेंगे हम। ठीक है, ये आपके पास एक पुरुष है, ठीक है, जो कि ऊपर एक रस्सी लगी हुई है उसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक इस रस्सी, ये रस्सी जो है वो एक पुली से, मान लीजिए कि मैं जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर दे आर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये रस्सी कुछ पुली से कुछ इस प्रकार से ठीक है। अब आपको देखिए आपके पास ये सिचुएशन है एंड इट इज सेड, आपसे कहा गया है दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज म्यू, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द आई कैन से प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ how much how much force he can apply on the rope, okay, by which force he can by which maximum force he can pull out the I can say this rope in order to avoid slipping of the block, है ना, कि आपका ब्लॉक जो है वो मूव ना करे, तो इसको क्या वो लगाना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, तो आप दोनों का एक अलग अलग डायग्राम बना लीजिए एफबीडी। ठीक है, आप यहाँ पर एक बॉय का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके बॉय का एफबीडी है, ये एक रोप को खींच रहा है टेंशन टी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन लग रही है टी। अब ये रस्सी के लिए आप देखेंगे तो रस्सी तो आप ऐसे खींचती हुई दिखाई देगी, बट क्योंकि ये रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है तो रस्सी भी इसको अपनी तरफ खींचेगी। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ऊपर की तरफ एक लगेगा टी, बिकॉज एज ही इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, आई मीन ऑन अ फ्लोर लाइक अ ब्लॉक, तो आप क्या कहेंगे कि एक नॉर्मल रिएक्शन बाद में लगेगा, पहले नीचे लग रहा होगा। इसका एक मास मान लीजिए m है, तो आप लिखेंगे mg, m इसी का मास है, फिर ब्लॉक का कैपिटल m है ना, हाँ, तो आप इसका एक मास लग रहा है mg। ठीक है, ऊपर एक रिएक्शन लग रहा होगा जो कि आप मान लेते हैं कितना है n मान लीजिए, ऊपर एक और फोर्स लग रहा है। ये सारे जो फोर्स है वो आपके यहाँ इस सेंटर से शुरू होने चाहिए थे, मैं जस्ट शो कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो कितना लग रहा है ऊपर मान लीजिए एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। क्या ऐसा और कोई फोर्स है जो कि लग रहा होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनती है n इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन t। ठीक है, आई हैव दिस इक्वेशन सो आई हैव केप्ट इट लाइक दिस। सेकंड थिंग, लेट मी डू द सेकंड। अब मैं सेकंड ब्लॉक के लिए बनाना चाहता हूँ, तो इस ब्लॉक के लिए जब आप बनाएंगे, सो फॉर दिस ब्लॉक यू विल राइट समथिंग लाइक दिस इज द ब्लॉक, इट इज बीइंग पुल्ड बाय द फोर्स t। ठीक है, यहाँ पर टेंशन लग रही है t। नाउ दिस ब्लॉक has its mass as small mg, okay, also there will be a friction which will try to, यहाँ पर static friction लग रहा होगा, है ना, which will try to oppose the motion, so यहाँ पर एक friction लगेगा fk, okay। now do we have any other forces? Yes we do। एक तो जो लड़का खड़ा है यहाँ पर उसका फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, वो इक्वल टू n लग रहा होगा। ठीक है, कहाँ पर n है आपका, n आपका यहाँ पर मैंने शो किया है, बिकॉज रिएक्शन और एक्शन आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप n लिखेंगे, mg लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
और इसका टोटल एक फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड से जो इसको मिलेगा, ये जो आर में लिख रहा हूँ, ठीक है, आर रिएक्शन इसको ब्लॉक को मिलेगा ग्राउंड से। तो ये जो आर है आपको लड़के पे शो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लॉक को लग रहा है, ये ब्लॉक को लग रहा है, लड़के को नहीं लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आर लिखा, तो एफ के की जो वैल्यू लिखेंगे आप, वो लिखेंगे म्यू इंटू आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई रोके नहीं, n इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, मैंने जस्ट ऊपर वाली कॉपी पेस्ट की है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप लिख सकते हैं, अच्छा एक्सेलरेशन अगर आप देखें इसका, तो एक्सेलरेशन हालांकि हो नहीं रहा है, अगर होता तो इस तरफ होता, ठीक है। नाउ आप लिख सकते हैं एम जी सॉरी टी माइनस फ्रिक्शन एफ के, दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर ये चीज 0 के इक्वल है तो आप यहां से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एफ के, एफ के वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के इंटू में म्यू के नहीं, यहाँ पर आप म्यू एस लिखेंगे, एफ एस लिखना था मेरे को यहाँ पर, माफ कीजिएगा, एफ एस, तो यहाँ पर एफ एस है, ठीक है, म्यू एस इंटू में रिएक्शन आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू स्मॉल एम जी प्लस में नॉर्मल रिएक्शन माइनस में प्लस, और क्या बचा है, आर की वैल्यू इतनी ही रहेगी, तो आप इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू पता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, आर की वैल्यू निकल जाएगी, उन सभी वैल्यू को आप पुट करेंगे और आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। आपको अच्छा, आपको टी की वैल्यू तो चाहिए ही, यू वांट द वैल्यू ऑफ टी, है ना। सो ऐसा करो ना, देखो आपको n कैंसिल, आप n कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू। देखते हैं, कुछ तो करते हैं, ठीक है। यहां से आप n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एम जी प्लस n की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस टी, ये आपकी r की वैल्यू हो गई। इस r की वैल्यू को यू कैन पुट इन द इक्वेशन 3, आप इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे वैसे ही आपका आंसर उछल करके आएगा, क्या, t इज इक्वल टू म्यू एस इंटू में r, r की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी माइनस टेंशन टी, अब ये माइनस टेंशन टी उधर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे t कॉमन ले लिया, 1 प्लस म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, implies t is equal to स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू म्यू जी मान लो, अपॉन में 1 प्लस म्यू एस। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। दिस वॉज द क्वेश्चन 21, ठीक है, 21 था ये आपका सवाल, और मैं आशा करता हूँ कि आपका सवाल सही होगा। आंसर एक बार इसका चेक कर लेते हैं। ओहो, फोटो ब्लर आ गई, बट ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है यहाँ पर म्यू एम प्लस एम 1 प्लस म्यू इंटू जी, हमारा भी यही था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस बुक में से करते हैं। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी,
27, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। A block of mass small m slips on a rough horizontal table under the action of a horizontal force applied to it। यही है क्या? नहीं, ये नहीं है भाई, सॉरी, 28वां कर रहे हैं। फिगर वाले क्वेश्चंस करने में मजा आता है भाई। Find the acceleration of a block. Find the acceleration of the block of mass capital M। ठीक है, कैपिटल M है। In the situation of the figure E10, the coefficient of friction between the two blocks is mu1। दो ब्लॉक के बीच में mu1 है, and that between the bigger block and the ground is mu2। ये सारे वैसे मैं बताऊं आपको, ये बच्चों वाले सवाल नहीं है, ये थोड़े से अच्छे सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं कहूंगा, बट इतने अच्छे हैं कि आपका टाइम हो सकता है कि लगे सॉल्व करने में। mu2 जो है वो ग्राउंड के और इसके बीच में है। इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। ला 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 ला। पहले तो इसकी वो बढ़ाएंगे थिकनेस, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है भाई, इसको भी बढ़ा करके। ठीक है, तो अभी कर रहे हैं 28। ठीक है, 28 में क्या है, आपके पास एक ब्लॉक है ये, जिसका मास है m। एक ब्लॉक है ये, जिसका मास है स्मॉल m, जो कि लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, दिस इज द सिचुएशन। पुलिस ऐसे लटके हुए हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये आगे मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन a के साथ। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं अगर a है। अब देखिए, अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो बहुत अच्छी बात है सोचने वाली ये कि अगर ये मान लीजिए आपका x यूनिट मूव करता है। ठीक है, a एक्सेलरेशन है तो x यूनिट मूव करेगा। अगर ये x यूनिट मूव किया तो स्ट्रिंग ये जो है आपके पास कितनी डिग्रीज हो गई, यहां से आपको मिली x और यहां से भी आपको मिली x, तो आपको स्प्रिंग टोटल कितनी मिलेगी, 2x। तो ये 2x जो है यहां से गई आपके पास x, ऊपर आपके पास गई x, यहाँ पर आपके पास आकर के हो गई 2x, और जैसे ये 2x हुई वही 2x यहाँ पर ड्रॉप होगी। तो क्योंकि फॉरवर्ड x मूव हुआ, डाउनवर्ड 2x मूव हो गया, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन, इस छोटे ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 2a, ट्वाइस दैट ऑफ ब्लॉक, कैपिटल ब्लॉक। ठीक है, नाउ सभी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार ये देख लेते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू कहां पर क्या है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज mu1। तो यहाँ पर mu2 है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार इस ग्राफ को बना लेता हूँ, इस डायग्राम को। तो आपके पास एक ये है ब्लॉक कैपिटल M। बहुत ध्यान से फोर्सेस बनाने हैं, फोर्स बनाने में अगर आपने गलती की तो आपकी सारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि आपने जो फोर्स बनाया है वो सही ही हो, कुछ कोई फोर्स कहीं पर मिस ना हुआ हो, उनकी डायरेक्शन सही हो। यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका mu2 है। नॉर्मल रिएक्शन इसका मान लेते हैं r है। नॉर्मल रिएक्शन ने माना है कि इसका कितना है, वो r है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब कुछ और फोर्सेस भी लग रहे होंगे इसके ऊपर, उन फोर्सेस का भी जिक्र करना बहुत आवश्यक है। तो एक तो फोर्स लग रहा होगा इसका आपका mg, जो कि मैं बोल रहा हूँ mg। ठीक है, फ्रिक्शन लगा दिया हमने, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गया। अब देखिए यहाँ पर इसके पास एक बनी हुई थी पुली, ये मैं पुली बनाऊंगा नहीं, इस पुली पे टेंशन लग रही थी ऐसे टी, तो आपने इसको कह दिया टी, और एक लग रही थी टेंशन नीचे की तरफ, जो कि आपकी और एक टी थी। उसके बाद ये ब्लॉक जो था वो कनेक्टेड था एक टी से, तो आपने इसको यहाँ पर भी टी कह दिया। ठीक है,
तो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ठीक है, तो इस पुली को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये जो ऊपर वाली पुली है इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप तब तक क्या लिख दीजिए, इसको 1t की जगह मैं इसको 2t कह देता हूँ ऊपर वाला मिटा करके। ठीक है, मैंने इसको 2t कह दिया और यहाँ पर ओके जस्ट अ वाइल। भाई बेइज्जती नहीं करवानी दोस्त। अबे यार क्या हो रहा है? बंद ही हो जाएगा क्या? जस्ट एक सेकंड, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। मुझे तो लगा था चार्ज हो रहा है यार ये। हो रहा है चार्ज, कुछ समय तक चार्ज हो जाए, मेरा काम चल जाएगा। माफ कीजिएगा जो आपको दुविधा हुई, आई मीन असुविधा हुई, ठीक है, उसके लिए। सारी कैलकुलेशन बुलवा दी ना इसने, ठीक है। तो ये जो टी था आपका, ये मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं नीचे लिख चुका हूँ। इस टी को मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। एक बात और ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमारे पास एक था ब्लॉक स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम यहाँ पर एक अटैच था, जिसके कारण क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये एक पीछे फोर्स लगा रहा होगा। कितना फोर्स लगाएगा ये? दो तरीका है, या तो आप इसको सिंपली एन कह दो, या तो आप इसको एम ए भी कह सकते हो, इनर्शिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा था, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो हमारे वाले ब्लॉक पे किस तरफ लगेगा? हमारे वाले ब्लॉक पे लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। मैं नीचे की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या फ्रिक्शन लगेगा इसका? हमें नहीं पता क्या फ्रिक्शन लगेगा इसका, तो इसको मान लेते हैं हम एफ या फिर μ1 कह देता हूँ, μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, अब मेरी आशा है कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ। अगर मैं भूल रहा हूँ तो भाई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। आप स्किप कर लेना वीडियो अगर ऐसा हो सीन तो, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो, ठीक है। टेंशन हो गया, mg हो गया, टी हो गया, और कुछ भी है क्या फ्रिक्शन में, मतलब पिक्चर में? अब तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसी के पैरेलल में आप दूसरा फिगर बना लो अपना। दूसरा छोटे वाले ब्लॉक का बनाता हूँ मैं फिगर। नीचे लग रहा है स्मॉल mg, ऊपर लग रही है टेंशन टी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है कितना? 2a। आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन है जिसको आप कह सकते हो a। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है इसको n, ठीक है। तो
आप कह सकते हो N इज इक्वल टू MA, एक और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा भगवान की दया से, और एक फ्रिक्शन भी तो लग रहा है भाई साहब, फ्रिक्शन लग रहा है इसका इस तरफ, जिसको आप कह सकते हो μ1 इंटू N। तो आप लिख सकते हो यहां से क्या, mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू 2a। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, mg माइनस μ1 इंटू में n की वैल्यू ma इज इक्वल टू m2a। ठीक है, एक बात बताओ, इतना ही आसान होता ऐसे दिख गया इसमें तो मजा ही नहीं आ जाता। नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा है एक n, झटपट से आंसर आ जाता है ऐसा होता तो। ठीक है, एक बार फिर भी करके देखते क्या निकालना है, क्या सवाल में आपके सवाल में निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, ऊपर लग रहा है टेंशन T, माइनस टी भी तो करना पड़ेगा ना जनाब, फ्रिक्शन तो आपने कर दिया, यहाँ पर माइनस टी कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस टी भी करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर माइनस टी, इसको मैं ऐसे लिखो थोड़ा सा रीअरेंज करके, है ना, माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका mg, यहाँ पर आप इसको दोगे मिटा और यहाँ पर लिखोगे आप mg माइनस टी। ठीक हो गया, यहाँ से कुछ भी नहीं निकालना है, मतलब इस इक्वेशन को याद रखो, आगे बढ़ेंगे। दो इक्वेशन बननी थी, दोनों इक्वेशन हमने बना दी। इक्वेशन 2 कह दो इसको, इसको इक्वेशन 1 कह दो, 1 क्या ही कहो इसको, ये इक्वेशन थोड़ा ना। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पर तो लिखोगे 2t, 2t से पहले r लिख दो क्योंकि वहां पर आपको रिएक्शन चाहिए होगा। तो आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस टेंशन d प्लस μ1n, μ1n का मतलब ma। ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है, इसको कह दो इक्वेशन 3। ठीक है, यहां पर आपके पास आ जाती है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी आपकी, 2t माइनस μ2r माइनस नॉर्मल रिएक्शन n, जो कि आपका ma के इक्वल भी है, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। कोई गलती नहीं है। ठीक है, देखो दिस इज ऑल्सो ma, तो आप इसको ma लिख दो, लिख ही दो क्या, आप लिखोगे 2t माइनस μ2 इंटू आर की वैल्यू लिखो mg प्लस टी, ओह माय गॉड, mg प्लस टी माइनस टी। ठीक है, इसको उसमें ऐड कर दो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर ना लिखो, ठीक है, इसको भी मिटा दो। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन, आपने इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल गया यहाँ पर mg प्लस टी
प्लस μ1 ma इज इक्वल टू आर। इसको जब आप ऐड करोगे सॉरी इसको जब आप ऐड करोगे भाई भड़क जाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, टी से टी कैंसिल हो लिया, टी से आपका टी कैंसिल हो लिया, ठीक है। μ1 से μ1 कैंसिल हो लिया, ठीक है। अब ऐसे तो सब कुछ कैंसिल ही हो लिया होगा, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस 2ma 2ma। दिस R शुड बी पुट इन दिस इक्वेशन। सो अब आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया आपका इक्वेशन 1 + 2। अब देखो थर्ड में अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू, अच्छा टी की वैल्यू भी चाहिए अब इसमें है, टी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, टी की वैल्यू आप इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, आपको टी की वैल्यू यहाँ से भी तो निकल रही है, टी की वैल्यू यहाँ से भी तो निकल रही है, टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, टी की वैल्यू निकल रही है टी इज इक्वल टू एम जी प्लस 2ma माइनस, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा भाई, सारी इक्वेशन खराब हो जाएगी। इस प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना, अत्यंत ध्यान देना, वरना मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। सो टी मैं उधर ले गया, देखिए टी को मैं इधर ले जाता हूँ, एम जी को इधर ले आऊंगा तो आपका हो जाएगा एम जी माइनस 2ma माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी आपकी, फ्रिक्शन की वैल्यू थी आपकी μ1 था 2 था, μ1 इंटू जो आपका लग रहा था ma, तो आप इसको कह दोगे ma, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब आप इस t की वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हो, आपको r की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर लिखोगे 2, t की वैल्यू बताइए, mg माइनस 2 स्मॉल m a माइनस μ1 m a, ये आपका हो गया 2t। अब कलर इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमें पता पड़े कि भाई हमने क्या लिखा है। अब आप लिखेंगे μ2, r की वैल्यू क्या लिखेंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ठीक है। और r जो है आपका, r में और भी चीज आएगी माइनस 2ma, ठीक है। आपका r भी हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना था माइनस ma, तो आप लिख दीजिए माइनस ma, ठीक है। इसी इक्वेशन में आप लिख दीजिए माइनस ma, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Ma, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Ma। बस हो गया, हमारा आंसर आ जाना चाहिए भाई। 1 घंटे की वीडियो कर ली मैंने, जिसमें आधे घंटे तो मेरा फोन ही चार्ज होता रहा, लैपटॉप, ठीक है। तो अब यहाँ पर जी वाले आइटम को मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, ठीक है, ब्रैकेट। देखिए जी के साथ में 2m है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2m, फिर जी के साथ है आपका m प्लस एम जी, है ना, तो आप लिखेंगे माइनस μ2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब आपका और कुछ भी नहीं है, तो आप इसको कर दीजिए यहीं पर खत्म, ठीक है। ये आपका आइटम यहाँ से हो गया। अब बारी आती है, वैसे मिटाना नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं ठीक है बाद में कर लेंगे जो भी करना है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ए की कोशिश करनी है एक तरफ लिखने की, तो मैंने ए लिखने की कोशिश की, यहाँ पर मैंने लिखा कैपिटल M में, ठीक है, ये आपका ए हो गया। प्लस में मैं स्मॉल m लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में स्मॉल m, ठीक है। ये जो है माइनस 2m है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, वहां जाएंगे फिर से माइनस हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे माइनस 2m, ठीक है। माइनस 2m हो गया, इंटू में μ2 भी रहेगा, इंटू में μ2,
इसके बाद आपके पास आ गया μ1, ठीक है। तो क्योंकि ये माइनस में वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसको μ1m। उसके बाद आपके पास बचा है कि ये, तो 2 2 जा 4, तो आप इसको लिख दीजिए +4 इंटू स्मॉल m, और ब्रैकेट को कर दो क्लोज, ऐसे कि कोई देख ना पाए, ठीक है। यार एक पीले वाले रंग का मिल जाता ना मुझे तो मजा ही आ जाता। मैं पीले रंग का है नहीं क्या, डार्क येलो हो गया ये, रुको पीले वाले रंग का ढूंढते हैं हम। यस, दिस शुड बी द कलर, दिस मस्ट बी द कलर। डिड वी हैव इट ऑलरेडी? ओके, so now if I want to write a, so this a can be written as a is equal to, सही है, स्मॉल 2m माइनस μ2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, दिस डिवाइडेड बाय, ये देखो एक तो आपका हो जाएगा कैपिटल M, तो कैपिटल M को तो लिख दो ऐसे करके कैपिटल M, फिर आपके पास है एक स्मॉल m, 4 स्मॉल m, 5 स्मॉल m हो गए, तो आप इसको लिख दो 5 स्मॉल m, 5 स्मॉल m। इसके बाद है आपका 2μ1 माइनस 2μ2, और एक है आपका μ1m। एक बार मैं देख लूं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरे ख्याल से मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, इसका आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए था जैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं μ1 माइनस 2μ2 इंटू में स्मॉल m, यही है कैपिटल M 5m माइनस 2μ2 इंटू μ1। एक बार आंसर चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन है 28 ना, कोई टोके नहीं। टू एम माइनस में μ2 m1 प्लस m2, आंसर तो कतई गलत आ रहा है भाई, आंसर तो कतई गलत आ रहा है। गलत तो नहीं आना चाहिए, एक बार मैं देख लूं। टू एम, मैं इसको उठा के नीचे ही पटक दूं क्या? कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, लगन सोकर मिलाने लगे के संग रंग मोहन के रंग। ठीक है, 28 का क्या है, 2 नहीं है कि मेरे पास नहीं है। 2 स्मॉल m माइनस μ2 m1 प्लस m2, तो हमारे पास है देखो 2 स्मॉल m माइनस μ2 m1 प्लस m2, तो हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर बिल्कुल ठीक है। डिनोमिनेटर की बात एक बार देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m 5 m 5 हो जाएगा आपका 5m प्लस 2μ1 माइनस μ2, है ना, 2μ1 माइनस μ2 आना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर होना चाहिए कुछ इस तरीके से,
ये वाला जो है ना 2μ1 माइनस μ2, यहाँ पर एक मेरे को μ1 और चाहिए। ठीक है, ये आपका 2μ1 होना चाहिए। देखते हैं कहीं पर हमने शायद गलती कर दी है, एक बार देख लेते हैं। हो तो क्या, सॉल्व हो गया है। देखो ये रहा, ये आपने यहाँ पर 2 लिखा है ना, इस 2 को जब आप उधर लेकर के गए, मतलब ये जो 2μ1 आपने यहाँ पर लिखा है, ये वाला जब मैं इधर लेकर के आया हूँ तो यहाँ पर आपके पास 2 होना चाहिए, तो आप इसको एक 2 लगा दीजिए, है ना। मैंने लिखा ए था, ए के साथ में फिर मैंने लिखा एम, ये आपका एम हो गया। इसके बाद मैंने लिखा स्मॉल एम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फिर मेरे को लिखना था 2m μ2, तो मैंने लिखा स्मॉल 2m इंटू μ2। कहाँ, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा 2m इंटू μ2। ठीक है, माइनस में हो गया क्योंकि प्लस प्लस माइनस हो गया। इसके बाद हम आए यहाँ पर मुझे लिखना था 2 टू द 4, है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4m पॉजिटिव का जाकर के, और ये जो आइटम था ये वाला, इसको मेरे को लिखना था प्लस 2μ1m, तो मैंने 2μ1m वहां पर नहीं लिखा था, जिसके कारण ये हुआ। और अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को बस अंत में अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया 5, इट वॉज जस्ट अ सिली मिस्टेक। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा प्लस, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और ये जो यहाँ पर 2 था इसको दिया आपने मिटा। ठीक है, आपका आंसर गया मैच हो। ठीक है, तो दिस आंसर कैन बी रिटन एज, you can write this as a is equal to 2 small m μ2 m plus small m ठीक है, यहाँ पर आपका था m ब्रैकेट में 5 प्लस 2 μ1 माइनस μ2। ठीक है, ये μ2 है और इनटू में स्मॉल m। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा, ये होता है इस प्रॉब्लम में, मतलब आप कहीं भी कुछ प्लस माइनस भूल जाओ तो आपका आंसर बिल्कुल मैच होते। बट घबराइए मत, ये आपका एनसीईआरटी में से नहीं आते सवाल, मतलब सीबीएसई में से एग्जाम नहीं आते, बट यस मेंस में आ सकता है, मेंस का कोई भरोसा नहीं है। बट मेंस में भी ऐसे सवाल नहीं आता है, क्योंकि ये जो सवाल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो घबराइए मत, ये सवाल मेंस में भी नहीं आएगा, ये आपका एडवांस लेवल का सवाल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल फोकस होकर करना पड़ता है, और मैं तो फोकस नहीं हूँ। ठीक है, 31 की अगर हम बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, काफी टाइम लगा था इसको सॉल्व करने में मुझे, जब मैंने अपनी टाइम पे किया था शायद। और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो रोक के ट्राई करके देखिए। ठीक है, फिगर 6E12 shows a small block of mass small m kept at left end of a larger block of mass capital M and length L. ठीक है, the system can slide on a horizontal road. The system is started towards right की तरफ ये सिस्टम चालू हो रहा है with an initial velocity of v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu, and that between mu2, मतलब mu by 2. Find the time elapsed before the small blocks separates from the bigger block. क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, खास तो है तेरी तू जाने। क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स डू इट। कोशिश की थी मैंने यार कि 1 ही घंटे की वीडियो, पर थोड़ी सी बड़ी हो गई। ये आपके पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक है, सिस्टम इस तरफ एक वेलोसिटी रखता है v, ऐसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए बहुत प्यारा सवाल है, कर पाए तो सॉल्व भी कर देंगे इसको। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ केवल, है ना, इस सिस्टम को लेके चलते हैं और
क्योंकि ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं इस छोटे वाले बड़े वाले ब्लॉक को बताता हूँ। तो क्योंकि आगे की तरफ वेलोसिटी रखता है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वेलोसिटी रख रहा है, तो पीछे लग रहा होगा एक फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? म्यू आर, जो कि इसको रोकना चाह रहा होगा। अब ये जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि कभी कभी भी आपकी कार या फिर आप बस में होते हैं, बस वाला ब्रेक मारते तो आप एकदम से पीछे की तरफ जाते हैं, बिकॉज यू वांट टू स्टे इन मोशन, है ना। सॉरी, ब्रेक मारते तो आप आगे की तरफ जाते हैं, मतलब आपका मुंह जो है वो आगे वाली सीट पे जाके लगने वाला होता है, बिकॉज यू वांट टू स्टे इन मोशन। ठीक है, तो यहां पर लग रहा है फ्रिक्शन, तो इस ब्लॉक पर लग रहा है पीछे की तरफ फोर्स। तो क्योंकि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ना कह करके आप इसको डिसेलरेशन कह सकते हैं, जिसको कि आप ऐसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, बट इसको एक्सेलरेशन कह सकते हैं वैसे, पीछे की तरफ है सिस्टम का एक्सेलरेशन। इसीलिए इस वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, आगे की तरफ फोर्स लगेगा, इसी वजह से ये छोटा वाला जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। बताऊंगा कैसे। इसकी तरफ, इस पे पीछे की तरफ क्या फोर्स लगेगा? एक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? इस फ्रिक्शन की वैल्यू मान लीजिए, इसको स्मॉल एफ कह देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर कैप इसको लिखा है ना म्यू आर, इसको हटा देते हैं अभी, जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। भाई मिट क्यों नहीं रहा दोस्त? गुस्से में है क्या? ठीक है, मिट ही नहीं रहा है ये तो। मिट गया। इसको हम मान लेते हैं कि आपका कैपिटल एफ है। अब क्योंकि पीछे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं आपकी छोटा एफ लग रहा है ना, तो यहीं पर एक फोर्स लगना शुरू होगा जो कि आपका कैप स्मॉल एफ आगे की तरफ होगा बड़े वाले ब्लॉक पर। ठीक है, नीचे की तरफ एक इसकी तरफ लग रहा होगा आपका एम जी, ऊपर की तरफ एक आपका लग रहा होगा रिएक्शन से आर, और इस वाले ब्लॉक का भी कुछ नीचे लग रहा होगा जिसको आप स्मॉल एम जी कह सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप एन कह सकते हो। ठीक है, तो उस ब्लॉक का नीचे लग रहा है, इसको मैं एन कोर कह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या और कोई फोर्स लग रहा है? एक आगे एक पीछे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इस फाइनली ब्लॉक को अगर मैं देखूं तो इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एम जी, दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो कि उस वाले ब्लॉक का है, इसको ऊपर की तरफ एक मिल रहा है रिएक्शन आर, आगे की तरफ एक फ्रिक्शन मिल रहा है इसको स्मॉल एफ, और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन मिल रहा है इसको कैपिटल एफ। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्लॉक की अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी राइट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मोशन के अगेंस्ट लगेगा बस। ठीक है, अब एक स्मॉल ब्लॉक बना लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं खत्म फटाफट। ठीक है, फटाफट कह रहा हूँ, खत्म कर नहीं पाऊंगा फटाफट में। ठीक है, आपके पास है स्मॉल ब्लॉक, इसका मास है मान लीजिए एम, मान के लीजिए है इसका मास एम, और क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो आगे की तरफ लग रही है, कितनी लग रही है? इसको फोर्स लग रहा है आपका एम ए, स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, ये जो इधर लग रहा था ये वाला फोर्स लग रहा है, ये वाली जो एक्सेलरेशन है वही यहाँ पर लग रही होगी। पीछे इसका एक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि आप रहेगा आपके लिए फ्रिक्शन एफ। ठीक है, नीचे इसका मास लग रहा है एम जी, और ऊपर इसको एक रिएक्शन मिल रहा है क्या? एन। ठीक है, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। इन सब की वजह से यहाँ पर एक इसकी एक एक्सेलरेशन नई जनरेट होगी। ठीक है, इन सब का जो रिजल्टेंट वगैरह निकलेगी जो कि आपकी रहेगी ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये आपका एक हो गया, इक्वेशन गई है या फिर जो भी गई है। फिर आप लिखेंगे एम ए डैश, एम ए डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम ए माइनस फ्रिक्शन, विच विल मेक इट
स्मॉल एम ए डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम ए माइनस माफ कीजिएगा, बहुत बेहतरीन जुकाम हुआ है मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, एम ए डैश एम ए माइनस नॉर्मल फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू अपॉन 2, जैसा कि बड़े बुजुर्गों ने बताया हमारे, और इनटू में एन। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है mg, तो आप इसको लिख सकते हैं स्मॉल mg। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर चाहे नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ए डैश की वैल्यू आपकी आ सकती है a माइनस म्यू टू जी म्यू बाई 2। ठीक है, ये आपकी हो सकती है ए की वैल्यू। इसी चीज से वैसे मैं एक और चीज निकाल सकता हूँ कि आप देखिए, आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डैश टी स्क्वायर। टी तो निकालना है आपको, आप टी लिख सकते हैं हाफ, आई मीन आप टी लिख सकते हैं 2l डिवाइडेड बाय ए डैश और इसका अंडर रूट 2h बाई जी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने कोशिश की होगी याद रखने की। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, दिस विल बी योर आंसर। नाउ ए डैश की वैल्यू आपको पता नहीं, इसलिए आप ए डैश की वैल्यू लिखिए, बताते हैं ए डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब इस चीज में अगर आप देखें है ना, इस वाले डायग्राम को अगर आप देखते हैं, इस वाले डायग्राम को, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, इसको थोड़ा ऐसे ही रखो ना यार, ऐसे ही रखो इसको थोड़ा सा, मतलब चीजें दिखती रहेंगी आपको भी और मुझको भी। तो आप लिख सकते हो आर, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस में नॉर्मल रिएक्शन एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई थी, स्मॉल एन, चलो इसको कैपिटल एन रन देते हैं, दैट इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज, है ना, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एन, है ना। तो इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिखते हैं ना भाई। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1 तो नहीं कह दो, बट कुछ तो कहा है, इतना कह दो। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ F माइनस आगे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है स्मॉल f, these two forces are only responsible for their what is acceleration, so you'll write ma. Now the value of capital F will be nothing but mu times the reaction of the bigger blocks, that is r, minus mu by 2 times the value of smaller block is n is equal to capital M into A. Now the value of R we already have calculated is equal to, you will write mu, the value of R is capital M plus small m times G minus mu by 2 into N, you will write mg rather than N. This must be equal to ma. Now the value of A, you will simply see that mu g can be taken out as common. So just a while, okay, mu d mu and g has been taken out as common. You will write capital M plus small m minus m by 2. This is ma, implies ma is equal to what, mu g by 2 capital M minus plus small m by 2. Okay, I do not know how this line got created. For that I am really very sorry. I'll try to remove it. And okay, so यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, did I start saying in English, so you'll write what, A is equal to
mu upon this. How the hell did I take 2 out common? This 2 is not here. It is not here. You will say g upon 2. Now I have taken out common m from the LHS into 2 capital M plus small m. Okay, you got the value of a. Now you need to put this value of a in a dash, I mean this equation. Put this value in this equation to get the value of a dash. Implies a dash is equal to a, that is mu g upon 2 capital M times 2 capital M plus small m minus mu g by 2. Now you see that mu g by 2 can be taken out as common. So what we'll do is we'll take it out as common. So you'll take mu g upon 2 out common. Now you have what is called 2 capital M plus small m divided by capital M. Okay, so you'll write capital M. Okay, minus this, everything is, the entire thing has been taken out as common. So you will write capital M upon M like this. Okay, now this capital M will cancel this. Okay, you will have m plus m. Okay, so this is something like mu g by 2, and you can say m also, capital M plus small m. Okay, done. This is the I dash. Simply what you need to do is put this value of a in a dash in this. So you'll write t is nothing but under root 2 times L divided by mu g into capital M plus small m, and this 2m will be multiplied here, that is 2m. Okay, so this is nothing but under like t is equal to 4 times, or you can take this 2 out as well, 4 times capital ML, capital L small l, then mu g capital M into small m, I mean plus small m, and this whole under root. Okay, so this answer is correct. I know it, man. Okay, the answer. Okay, answer. Now 4 ml by mu g m plus m. 4 ml by mu g m plus m. 31. This is the answer. 4 ml by, that is capital M, by capital M small m into mu g. Okay, this was our answer, and this entire is under root, so correct. Okay, so thank you very much for watching, and this was Sanjeev, your friend for the physics. Solve the problem of okay, so in this class what we have done is we have solved the friction. Okay, in the next class we'll probably try to cover certain problem related to friction as well as Newton laws of motion, and post that we'll be going for the circular motion if there will be any case pending, and we'll do the work energy and power. Okay, we'll derive certain expression for that, for work, for power, for energy. Okay, what are the potential energy, kinetic energy and all. Okay, then we will be studying about the conservation of linear momentum also in that chapter, and then there will be total mechanical energy conservation will also be there. Okay, now if I just recap what we did in this classes, so we learned about the friction. Before friction we did laws of motion, in which the first law of motion says that F net is equal to 0. If F net is equal to 0, which means that acceleration will be 0, so the body will be in rest, or it will be moving with a constant velocity. Okay, this is also called the inertia. Okay, because the body wants to stay in its own I can say pace. If it is in rest, so it will stay in rest, or if it is moving with a constant velocity, it will move in with a constant velocity. That's it. The second thing is
Rate of change of linear momentum is equal to the force, that is mv is the linear momentum. The product of velocity as well as the mass of the body is called the linear momentum. So the rate of change of linear momentum is equal to the F net force, net force applied to the body. So if rate of change of linear momentum is 0, which means that F net is 0, so it says that if on an isolated body, on an isolated body or isolated system, if there is no force acting, if there is no force acting on a system, then the momentum of that body or that system will remain constant or conserved. Okay, you may write it something like m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. That is it. Moving on. Okay, collision and other programs will be taught on that principle, but we are not jumping on that topic right now. That will be covered in the work, energy and power. Then we have the third law of motion, which is a very famous law. Every action has an equal and opposite reaction, and obviously these two forces are acting on opposite bodies, two different bodies. One is action, the other body is experiencing the reaction. Okay, now then we did the free body diagram. Okay, what we did in free body diagram is, first of all, draw the block separately, then what to say, then show all the forces that are acting on that block in their actual direction, then find the possible ways of motion, that is the line of motions. Okay, now just imagine that yes, this block is accelerating in this direction, so all your forces either should be parallel to them or should be perpendicular to them. Okay, resolve all the forces if they are not in parallel or perpendicular. Then F vertical, net F vertical is equal to the M into A vertical. Net F horizontal is equal to M A horizontal. That is it. Now once you do it, you will get the answer. Impulse is also another term which we covered. In impulse you learned about force. When force is applied on a body for a very short moment of time, then that force is called the impulse. Many a time you would have seen that people, or like when we were kids, so I have seen people, or I have seen kids of my generation, when they were at the age of 4 to 14, they used to hit tire, the tire of a bicycle. Okay, so they used to run with the tire, so they used to hit the tire by their palm or the hand or the fingers for just fraction of seconds, and that tire used to uh, move for a bit of time. Then they used to run parallel with that tire, and then they again hit it. So this continuation, or I can say this very short duration of the force applied to the tire, is called the impulse. Moving on, the topic that we did in today class is friction. So friction are of two type. One is static, another is kinetic. Static friction is that friction which is applicable, or which is acting on the body when the body is in the state of rest. Okay, so the direction of friction is because when you have a simple block kept on your floor, you try to push it, and but it is not moving. So the direction of that block, or I can say the 10 Newton force that you are applying, that has to be opposed by some force, otherwise the block will start moving. So that other force which is opposing that 10 Newton force is called static friction. So obviously the direction of this static friction will be opposite to the applied force till that threshold. Okay, so static friction, okay, and also friction is self adjustable force. Its value as well as its direction are self adjustable. Okay, the very important crucial point that I told you in this class is, it is always against the motion. Friction is always against the motion, not the acceleration. I repeat, it always opposes the motion. It is always it is in the direction of, it is in the opposite direction of velocity. Okay, now then we have the friction is directly proportional to the normal reaction. Okay, friction is non-conservative force. Work done by friction in a round trip
is not equal to 0. Okay, friction is equal to mu times reaction, where mu is the coefficient of friction. The value of mu lies between 0 to 1. Angle of repose, we read, angle of repose is that angle of inclination. I'm saying angle of repose is that minimum angle of inclination at which the block will start or will be about to move. Okay, so the value of angle of reposition is theta. Okay, so tan theta is equal to friction upon normal reaction, that is mu k, or you can write it mu s as well, that doesn't matter. Now, okay, so we derived an expression how to get mu is equal to tan theta. Then we did a simple question, okay, in which the block a man was supposed to pull the string, and the maximum force he can apply to a string in order to make that, in order so that this block will not move, the small block will not move. So we did that problem. Okay, we resolved the forces, we calculate the tension and normal, and we got the answer T is equal to this. Then we did this problem called 28. Okay, this was also a fantastic problem. We solved it, we got the answer. Then we did another problem 31 and we got the answer. All the answers are correct. Make sure that when you are resolving the force, you are writing all the forces. You are not missing any force. You are writing equations with very focused mind, and you are not missing the signs out. Once you are like shifting or LHS to RHS, or when you are taking values from LHS to RHS, you are not messing with the sign. Okay, you are keeping signs real. Okay, you are not writing something, you are not missing the sign basically. So this was all. So thank you very much for watching, and I shall put it to the video, playlist. I'll so go out and watch out the playlist. Okay, thank you very much.